सलीम सिचवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। पीटीआई से इनका ताल्लुक है, अक्सर हमारे प्रोग्राम में आते हैं, इनके तज्जियों से हम इस्तेफादा करते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी के लिए, और मैं खुशामदीद कहूँगी आप दोनों हजरात को। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सलीम सिचवानी साहब आपसे। जो सूरत हाल हम इस वक्त सिंध में देख रहे हैं, आलूदगी की बात मैं कर रही हूँ, तरक्याती काम जारी हैं, बारिशों ने अलग तबाही मचाई हुई है, सैलाबी सूरत हाल ने मुल्क भर में काफ़ी परेशानी कर रखी है। केपी ज़ाहिर है आप जानते ही हैं, लेकिन जो आलूदगी है इसका मेयार दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई इस पे सुनगुन नहीं है। कैसे देखते हैं आप? बाकी सारे मसाइल तो हैं, लेकिन ये मसला भी बहुत अहम है जिसे इग्नोर किया जा रहा है। देखिए, हुकूमत अवाम का वो हुकूमत केयर करेगी जो अवाम के वोटों से आई हुई हुकूमत होगी। जो अवाम की मुंतखब हुकूमत होगी वही हुकूमत जो है वो अवाम का ख्याल करेगी। जो आई होगी फॉर्म 47 पे गुंडागर्दी बदमाशी की बेस पे, इस वक्त ऑल ओवर तो पाकिस्तान यही सूरत हाल है कि हर सूबे के अंदर में बदमाशी और गुंडागर्दी की हुकूमत बनी हुई है। हर सूबे के अंदर, केपी में भी, के अंदर एक्सेप्ट केपी के। अगर आप केपी के को उसमें शामिल करेंगी तो आप दोबारा इलेक्शन करवा लें ईवीएम मशीन के तहत, केपी के में आपको सूरत वाज़े हो जाएगी। अच्छा। सिर्फ केपी के में तमाम चारों सूबों में ईवीएम मशीन के तहत इलेक्शन करवा लें, सूरत सामने आ जाएगी कि कहाँ पे बेईमानी हुई है, कहाँ पे नहीं हुई है। अच्छा सलीम साहब, केपी में जो सैलाबी सूरत हाल है, जब आपके सामने 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद है सूबा सिंध के अंदर में। सूबा सिंध की आपने बात की तो मैं सिर्फ सूबा सिंध के बच्चों की ही बात कर रहा हूँ कि हजारों नहीं बल्कि मेरे ख्याल से कई लाख बच्चे होंगे जो इस वक्त बांग्लादेश और दीगर ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए तगदो करके जा रहे होंगे, और करोड़ों बच्चे ऐसे जो तालीम से बिल्कुल महरूम है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल में जाना, जिनके पास खाने तक को नहीं है, जिन घरों में गुर्बत की लकीर से पता नहीं 10 करोड़ तो पूरे पाकिस्तान में और सिंध में इसका क्या तखमीना है इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। मगर आप देखें कि ये सूरत हाल कितने सालों के अंदर बनी है। ये सूरत हाल सिर्फ चंद सालों के अंदर ही बनी है। हालांकि 75 साल से ये हमें मुसलसल आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ हम लोग आते जा रहे हैं। और आप देखें एक वक्त था जब पाकिस्तान जर्मनी को, पाकिस्तान जापान को, पाकिस्तान कर्जे देता था, कितने कई ममालिक को कर्जे देता रहा था। पाकिस्तान ने यूएई की एयरलाइन खड़ी की, पाकिस्तान ने पता नहीं क्या क्या नहीं किया। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज जो है वो एक अपने उरूज देखा है पाकिस्तान ने, मगर इसको एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उसको पीछे की तरफ धकेला गया, जिसके अंदर हमारे आस्तीन के सांप भी शामिल है। और इंटरनेशनल कुएं तो वैसे ही नहीं चाहती कि पाकिस्तान फले फूले, और इसी यही वजह है कि पाकिस्तान की मादनियात जो है वो अनअकाउंटेबिलिटी के तहत गायब हो रही है। पाकिस्तान के जहानत के खजाने गायब हो रहे हैं, पाकिस्तान के जहानत के खजानों को जाया करने की मुनज़्ज़म प्लानिंग की गई है। 60% हमारी यूथ है और इस यूथ को से फायदा नहीं उठाया जा रहा, और हमारी यूथ जो है वो यहाँ से अब जाने का सोच रही है। मायूसी है, क्या वजूहात है, इस पर भी जरूर बात करेंगे। 60% यूथ में से आप देखेंगे कि इसी 60% यूथ में से अक्सरियत जो है वो तालीम से महरूम है, और जो अच्छी तालीम ले लेती है वो बैरून मुल्क जाने को तरजीह देती है। ठीक है सलीम साहब, आपसे बात करना चाहूँगी। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने पूरे मुल्क में 2001 का बल्दियाती निज़ाम नाफिज करने का मुतालबा कर दिया है, और उन्होंने कहा कि हम एहतजाज भी करेंगे, और हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह हम ये बात करेंगे कि बल्दियाती एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम हमें चाहिए, तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। आप समझते हैं कि ये सही है? देखिए, मजबूत बल्दियाती निज़ाम तो होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मगर मजबूत बल्दियाती निज़ाम में जो है वो आप देखें तो एक चेयरमैन है तो उसके साथ में एक सेक्रेटरी है। अच्छा। साइन चलती है सेक्रेटरी की, और जो है वो चेयरमैन साहब और जो भी काम हो रहा होता है उसके अंदर में फिर जो हमारे यहाँ पे सिस्टम है कि ये तुम्हारा, ये मेरा, ये इसका, ये उसका, तो उसी की नज़र में हो जाता है। तो बेहतर यही है कि बल्दियाती सिस्टम को भी इस तरीके से किया जाए, डिजाइन किया जाए बाकायदा कि ये जो सेक्रेटरी जो ऑलरेडी पेड हैं, जबकि हमारा चेयरमैन, हमारा काउंसिल वो पेड नहीं होता, यहाँ तो उनको पेड करें, और फिर इनसे जो है ना वो गर्दन से पकड़ के कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे करप्शन क्यों हुई, यहाँ पे आपने कमीशन कैसे ज़्यादा खा लिया, यहाँ पे क्वालिटी क्या क्यों डाउन है, यहाँ पे क्यों हाई है। चेयरमैन हमारे पास आते हैं ना, तो जब हम उनसे सवाल करते हैं कि भाई क्यों नहीं काम हुआ टाउन में, तो वो ये कहते हैं कि हमें जो फंड्स मिलते हैं उनका 88% सिर्फ तनख्वाहों में निकल जाता है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि जिन लोगों को आप तनख्वाह देते हैं
وہ کیا کام کرتے ہیں, ان کا کام کیوں نہیں نظر آتا؟ دیکھیں میں ابھی 88% تنخواہوں میں دے رہے ہیں. میں آپ کو ریسنٹ واقعہ میں اپنا ہی سناتا ہوں جی, میں نہیں بکتا ہے اس کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی آپ نے تھوڑے ٹائم پہلے سنا ہوگا کہ جنا ٹاؤن, فلانا ٹاؤن, یہ ٹاؤن, وہ ٹاؤن, اس کے فنڈ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ریپیئرنگ کے لیے, روڈ ریپیئرنگ کے لیے, اس کے فنڈ میں اتنے پڑے ہوئے, انہوں نے ابھی تک ریپیئرنگ نہیں کی. ابھی برسات آئی, بارش آئی, میرے ریسٹورنٹ کے سامنے بارش آئی اور بیچارہ ایک ٹرک والا پورا اس کے اندر دھس گیا. پوری روڈ دھس گئی, پورا لوڈ اس کے اندر میں دھس گیا. ٹھیک ہے. اس کے نیچے سیوریج کا پائپ تھا, وہ پائپ ٹوٹ گیا, وہ پائپ بھی ٹوٹ گیا, وہ ٹرک بھی دب گیا. بیچاروں نے سارا ٹرک خالی کیا اور بڑی مشکل سے اس ٹرک کو باہر نکالا. اب کیونکہ اس وقت جو ہے نا سامنے سیوریج کی لائن کھلی ہوئی تھی تو پتہ نہیں پڑی کہ بھئی کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے 3-4 دن کے بعد سیوریج کی لائن میں پانی اور اوپر آیا تو پانی جو ہے نا ہمارے سر سے نکلنا شروع ہو گیا اور پورا سیلاب آ گیا. ہم نے فوراً فون کیا ہمارے چیئرمین صاحب کو, ہمارے ٹاؤن کے جو نائب چیئرمین صاحب ہیں ان کو, کہ بھئی اس کو فوراً حل کروا اس مسئلے کو. یہ سارا روڈ پورا سیوریج سے بھر گیا اور کل جو ہے بڑا دن ہے اور آنے جانے کا راستہ ہے اور جو ہے وہ ویسے ہی جماعت خانے میں رش زیادہ ہوگا اور لوگ پریشان ہو گئے. مگر دوسرے دن تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی. آخر ہم نے پرائیویٹلی بندے پکڑے, پرائیویٹلی جو ہے نا اس کو کام کروایا اور پرائیویٹلی جو ہے وہ یہ اپنے طور پہ اس مسئلے کو حل کیا. اب آپ بتائیں کہ اب کہاں ہمارے کام کا چیئرمین, کہاں ہمارے ڈی ایم سی کا چیئرمین, کہاں ہمارے کام کا واٹر بورڈ, کہاں ہمارے کام کا کیا ہے, کون ہمارے کام ہے؟ عوام کو سیکیورٹی کا بندوبست کرنا ہے تو عوام خود اپنے طور پہ کرے. بجلی چاہیے تو سولر پینلوں کے پیچھے دھکے کھائے, اور گیس چاہیے تو ایل پی جی لے کے بھاگے, پانی چاہیے تو ٹینکروں کے پیچھے بھاگے, یا اس کے طرف کے ہمارے علاقے میں اللہ کی مہربانی سے اللہ کے کرم سے پانی ہے. مگر اس کے علاوہ جو بہت سے علاقوں پانی آ رہا ہے, باقی میں علاقوں کی بات کر رہا ہوں. ہم دیکھتے ہیں ٹینکر مافیا بھی گھوم رہا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں لوگ بیچارے پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں. ایک چیز جو ہم لوگ اپنی سارے انتظامات جب ہم نے کرنے تو یہ حکومت میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اداروں میں کوارڈینیشن نہیں ہے. اداروں میں ایک اگر سیوریج لائن کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو پورا کچرا نکال کے وہ روڈ پہ رکھ کے وہ چلے آتے ہیں, دوبارہ وہ پھر واپس ٹائروں سے ہوتا ہوا وہ واپس اس میں گندگی جو ہوتی ہے وہ چلی آتی ہے. مطلب اگر نالے صاف ہوتے ہیں تو وہ روڈ جہاں وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ اتنا کچرا ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نالوں کو گندا رہنے دو. ابھی آپ کے سامنے کی بات ہے نا, 2-3 سال پہلے 10 ارب کا بجٹ تھا, ڈبے شبے شو لگائے انہوں نے کہ بھائی ٹرک آئیں گے, پھر ٹرک آ بھی رہے تھے, اور پھر کچھ ٹائم کے 2 سال کے بعد جو بجٹ جو 20 ارب کا ہو گیا, ڈبے غائب ہو گئے, پھر 28 ارب کا ہو گیا, اب ٹرک بھی غائب ہو گئے, کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. کچرا اٹھانے کا بجٹ بڑھتا جا رہا ہے, کچرا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اب جب یہ صورتحال ہوگی, یہ پیسہ کس کا ہے؟ کیا ان لوگوں کا ہے؟ یہ آپ کا, میرا اور مزدور کا جو یہاں سے ہے ان سب کا پیسہ ہے. آخر ہم اپنے لیے نہیں بولتے ہیں, ہم اپنے ہی لیے سب چپ ہوتے ہیں کہ ہمارا نہیں سرکار کا کام ہے, تو یہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. سلیم سچوانی صاحب, آپ کے دور حکومت میں ویسے تو چھوٹا ہی سا تھا, 3.5 سال کا دور حکومت, لیکن آپ نے ایک چیز جو تھی کہ ایک نصاب, ایک زبان اور ایک معیار تعلیم یہ پورے ملک میں ہونی چاہیے, یہ آپ کے لیڈر کہتے تھے. تو اس کا کچھ ہوا, اس کے آگے کچھ فردر چیزیں ہوئی؟ کہتے ہیں. اچھا اوکے جی, وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے, اس کے اوپر انہوں نے کافی ورک آؤٹ بھی کیا. مگر پھر آپ کے سامنے تھی صورتحال جو ہے, کرونا آیا اور دیگر مسئلے مسائل آئے, پھر پاکستانی عوام کو جو ہے سستا پیٹرول نہ ملے, اس کے لیے رجیم چینج کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں, ورنہ اللہ کی رحمت سے یہ چیز ہو چکی ہوتی امپلیمنٹ. نہیں ہو چکی ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں. تمام پاکستان کی یونیورسٹی میں HSC کا کریکولم چلتا ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کریکولم چلتا ہے. ٹھیک ہے, کون سی زبان میں؟ نہیں, لینگویج یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں میں. جی جی, تو ہائر ایجوکیشن کمیشن. نصاب تو ایک ہے, ٹھیک ہے, جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں یا جو سرکاری اسکول, لیکن یہ جو اسکولز کی لیول سے جی, اسکول سے لے کے اپر لیول تک ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اے لیول, او لیول, یہ جو کیٹیگرائز کیا. سلیم صاحب بالکل اس پر بات کریں گے, میں آپ سے بات کروں گی, آپ کی بات مکمل کروں گی, لیکن ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. بریک پر جانے سے پہلے سلیم سچوانی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور وہ اپنی بات مکمل کر رہے تھے. سلیم صاحب میں چاہوں گی کہ آپ اپنی بات مکمل کریں. دیکھیں اب جو ہے وہ
जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं तालीम के ऊपर, यकसा तालीमी निज़ाम तो ये कभी सिरे से स्कूलों के अंदर लाएंगे नहीं। अब आपके सामने है, मैट्रिक बोर्ड अलग चल रहा है, ऑक्सफोर्ड अलग पढ़ा रहा है, इसके अलावा ए ग्रेड और ओ लेवल ये अलग चल रहा है, ए लेवल ओ लेवल ये अलग चल रहा है। अब जो गरीब का बच्चा है वो ए लेवल और ओ लेवल की फीसें अफोर्ड नहीं कर सकता। गरीब का बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है ना, वो तो मोटर मैकेनिक का काम सीखता है, टेलरिंग का काम सीखता है, महरूम कर दिया गया। हाँ, और क्या वो भीख मांग रहे होते हैं ताकि वो मजदूरी करता रहे, वो उनके आगे पीछे दरबदर रहे और इसका खून निचोड़ के ये जो है ना वो लूटते रहे और बैरून मुमालिक में प्रॉपर्टियां बनाते रहे। वो तो आपकी बात 100% सही है कि गरीब के बच्चे के लिए तालीम है ही नहीं, मगर अब जो है वो गरीब के बच्चे को तालीम दिलाने के लिए गरीब के बच्चे को भी बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब आप देख ले 10 करोड़ से ऊपर जो है हमारे यहाँ पे गुर्बत की लकीर से नीचे जिस मुल्क के अंदर चले गए हो और अशरफ शाह की मरातें 1100 अरब और फिर 700 अरब की बढ़ाई जा रही हो, तो उस मुल्क को कैसे हम वो करेंगे? ये 1100 अरब तालीम बच्चों की तालीम के ऊपर लगाए जाते हैं, ये 700 अरब बच्चों की तालीम पे लगाए जाते हैं, ये कैपिटसी के 200 अरब रुपया करीब बच्चों की तालीम पे लगाए जाते हैं और बच्चों को फ्री तालीम दी जाती है, अच्छे अच्छे मयारी कॉलेज यहाँ पे लाए जाते हैं। तो आज पाकिस्तान जो है दुनिया के नंबर 1 मुल्कों में होता है। आज पाकिस्तान दुनिया के लास्ट ममालिक में शुमार हो रहा है पाकिस्तान का, वो ना होता, क्योंकि यहाँ पे जहानत के खजाने भी बहुत हैं और यहाँ पे मादनियात के खजाने भी बहुत हैं। ये सिर्फ मादनियात के खजानों की लूट मार से ही अपने पेट भरना चाहते हैं, जबकि ये अपने हमारे जहानत के खजानों से भी फायदा उठा के मुल्क को तरक्की और तामीर की तरफ ले जाके अपने खजाने भी भर सकते हैं। मगर इनकी नीयतें गंदे, इनको अल्लाह का खौफ नहीं है, इनको अल्लाह का डर नहीं है, इनको अल्लाह को जवाब नहीं देना। अल्लाह को सिर्फ आपको जवाब देना है, इनको देना, मेरे को देना, हमारे जैसों को देना है। इनको तो अल्लाह को जवाब नहीं, इनके जहन में ये होता है कि हमें अल्लाह को जवाब देना है, हमें अल्लाह के हुजूर में पेश होना है, तो ये इस तरह की हरकतें कभी ना करते। ठीक है, सलीम सिचवानी साहब, कैसे देखते हैं आप सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को? हमेशा ही कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन अब वक्त क्योंकि कुछ कम रह गया है, तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ तजावीज़ ज़रूर शेयर करें कि हम कैसे अपने मेयार तालीम को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ जगहों पे अब जैसे सिंध असम्बली में ये बात कही गई कि कुछ स्कूल्स को अपोजिशन जमातों ने अडॉप्ट कर लिया उनकी बेहतरी के लिए, तो आप समझते हैं कि ये या फिर NGO के साथ कुछ कोलैबोरेशन करके तो हम स्कूलों की हालत को बेहतर बना सकते हैं? तो ये चीज़ें, ये तो बहरहाल एक पॉजिटिव साइन है ना, बेहतरी की जानिब कदम होगा। जी बिल्कुल, अगर एक बड़ी अच्छी बात की कि मदरस के बच्चों को भी दीनी तालीम मिलती है और वो भी इसको भी तालीम में शुमार किया जाना चाहिए। यही बात को मद्देनजर रखते हुए खान साहब ने जो यकसा तालीमी निज़ाम कहा था, तो उसमें ये दीनी मदारिस के बच्चे भी शामिल थे, इनको उन्होंने अलग नहीं कर दिया था, वहाँ पे भी वही तालीम इनको मिले उन बच्चों को। क्योंकि आप देखें अया इस्लाम के टाइम पे हमारे उलमा कराम ही साइंसदान होते थे, उलमा कराम ही जो है ना हमारे जो है वो पढ़े लिखों में शुमार होते थे, कोई बाहर से एडॉप्ट होके नहीं आते थे कि वो स्पेशली यूरोप जा रहे हैं या कहीं और जाके तालीम लेके आ रहे हैं। हमारा दीन ही हमें तालीम याफ्ता बनाता है। हमारे दीन ही कहता है रिसर्च करें, जस्तजू करें, तहकीक करें, आप दूसरे जहानों तक जा सकते हैं। हमें कलाम पाक में लिख के दिया गया है, उसके बाद ही इन्होंने जो है ना रॉकेट बनाए और ज़मीन से मदार से निकल के ऊपर तक गए। तो मेन चीज़ ये है कि नीयतें होनी चाहिए। खाली बातें हमारे यहाँ पे असेंबलियों में करते, बड़ी बड़ी बातें करते, 10,000 स्कूल बंद करके 200 स्कूल मॉडल के बना रहे हैं, ये कोई सेंस वाली बात नहीं है ना। आप देखें, इसके अलावा खान साहब ने दूसरा अहम तरीन काम क्या किया था, डेमो की तामीर पे काम शुरू किया। 10 डेमो की तामीर पे काम शुरू किया। अगर अभी तक डेमो में से चंद डेम मुकम्मल हो चुके होते तो कई इलाके ऐसे थे जो सैलाब से बचाए जा सकते थे, क्योंकि डेमो में पानी रिजर्व हो जाता और वही पानी जो हमें जब पानी की कमी होती है वो उस वक्त हमें काम आता। इंडिया ने जो अभी काम किया आबी जारियत, मेरे ख्याल से आप भी ये सुनते हुए आए होंगे, जब छोटी होंगी और जब हम छोटे थे और जब ये भाई छोटे थे, तब से हम सुनते कि भारत ने आबी जारियत कर दी। अगर पानी बंद कर देता है तो भी आबी जारियत है, पानी छोड़ देता है तो भी आबी जारियत है। मतलब देखें ना, हम क्या इंतजाम कर रहे हैं? वो है जिसके पीछे इजराइल खड़ा हुआ है, जो उसकी सपोर्ट कर रहा है और जो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो एक मुस्तकम इस्लामी मुल्क के तौर पर उभरे। ये एक हकीकत है जिसको कोई जुटला नहीं सकता। जब आपको पता है आपका दुश्मन आपकी ताक में, तो उससे बचाव के तरीके करें ना। वो जारियत करती रोने से तो काम नहीं चलेगा। सही। आपका काम था, आप पहले से डेमो की तामीर करते हैं, आपका काम था जो वो गलत काम कर रहा है उसको रोकते हैं। आपको पता है इंडिया ने अपना भी नुकसान किया है इसके अंदर में। अभी इन्होंने क्या किया, कुछ काफी टाइम पहले, मेरे ख्याल से 10-12 महीने पहले ही पेशन गोई कर दी गई थी कि ये मौसमी जो तब्दीलियां हैं
उसकी वजह से जो है बारिशें बहुत होंगी और सैलाब आएगा। मगर इसके बावजूद भी इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तानी जमीन को बंजर बनाने के लिए इजरायली इशारे के ऊपर उन्होंने अपने डैम फुल कर लिए, उन्होंने अपने डैम फुल कर लिए। अब आज जब पानी ज्यादा आया तो उनके डैमों में जगह ही नहीं थी कि उसको सेव करते। हालांकि उस वक्त अगर वो पाकिस्तान का पानी न रोका जाता तो ये इनकी जमीनें उनके डैम्स के वॉल भी कई डैमेज हुए हैं जी इनके। और दूसरा ये कि इनको भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है, इनके जो बॉर्डर के एरियाज हैं वहां पे नुकसान पहुंचा और हमारे शहरी इलाकों तक में नुकसान पहुंचा है। तो इंडिया एक बिगड़ सोचे समझे जो हरकत की है और पाकिस्तान ने जो कभी अपने अवाम का सोचा ही नहीं है, तो आखिर इस सूरत हाल से कब निकलेंगे हम? कब तक हम डायलॉग बाजी से चलते रहेंगे? क्या भारत ने जारियत कर दी, भारत ने आबी जारियत कर दी, भारत ने ये कर दिया? भाई भारत तो हमेशा करेगा क्योंकि इसके पीछे इजराइल और इसके सियासतदान जो है भारत के, वो इजराइल की सरपरस्ती में चलते हैं और इजराइल जो है कभी नहीं चाहेगा कि हम आगे बढ़े। और उसके अलावा हम देखें दरख्त जो लगाए जा रहे थे जिससे माहौलियात बेहतर होता, माहौल आगे बढ़ता, माहौल में बेहतरी लाते और 5 बिलियन दरख्त लगाने का जो मंसूबा बनाया था खान साहब ने, उस पर मुकम्मल तौर पर अमल में काफ़ी हद तक अमल हुआ और जिससे माहौल में बेहतरी आई है। और आप हमारे यहाँ पे देखें तो पंजाब के अंदर देख लें, हमारे सिंध में देख लें कि दरख्तों से महरूम किया जा रहा है और अब सोसाइटियाँ बना ली गई। दरिया रावी के बीच में जो उसका बहाव का रास्ता है उसके अंदर में सोसाइटियाँ बना ली गई और क्या किया गया, डैम अब वो जो है वो बंद तोड़े गए, बंद तोड़ के गरीबों की जमीनों को बर्बाद किया जा रहा है ताकि इनकी सोसाइटियां बचे, इनकी सोसाइटियां समुंदर के दरख्त काट दिए, मैंग्रोव फसल उगा के अपने पूरे साल के अखराजात के लिए वो बैठा हुआ कि मेरी फसल से मैं कमाऊंगा और अपने अखराजात पूरे करूंगा, उनकी जमीनों को बर्बाद कर दिया गया। अच्छा, जब ये मेंटेलिटी होगी तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, डॉक्टर एक चीज होगी इंडस्ट्रीज के लिए, आप देख लें इंडस्ट्रीज को किससे ज्यादा सहूलियत थी, किसके दौर के अंदर में इंडस्ट्रीज जो है सबसे ज्यादा ग्रोथ थी? खान साहब के दौर में बिजली की बद में पहली दफा था कि IPPs को जो लगाम दी किसने दी? खान साहब ने दी। वरना अगर 145 रुपए के ऊपर डॉलर को बैन न लगाया होता है IPPs की कंपनियों के, तो पाकिस्तान के अंदर में आज डॉलर टके नाम का नहीं होता और ये बैंक करवा चुके होते। तो ये पाकिस्तान को बचाने वालों को आपने जेल में डाल दिया और मुल्क को बर्बाद करने वालों के साथ मुल्क आप खुद भी खा रहे हैं और मुल्क को भी बर्बाद। डॉक्टर साहब से भी बात, जब हमारे ताकतवर हल्के ही जब करप्ट होंगे तो बताएं नीचे ये सियासतदान क्या करेंगे?